नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की गूंज अभी तक शांत नहीं हुई थी कि बिहार से एक और बेहद दर्दनाक और दिल को झंझोड़ देने वाली खबर सामने आई है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में लगी भीषण आग ने कई हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इस हादसे में आधिकारिक तौर पर 5 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि कई अन्य लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। इस दुखद घटना के बाद राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक मुस्तैदी पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से आई इस दिल दहला देने वाली घटना ने सबको चौंका दिया है। यहाँ के प्रशांत हॉस्पिटल के 5वीं मंजिल पर स्थित आईसीयू में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखिए मरीजों को संभालने तक का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि आग देखिए इतनी जल्दी लगी थी कि जो मरीज हैं उनको भी स्थिति को समझने का या फिर अपने आप को बचाने तक का मौका नहीं मिल पाया। आपको बताएं कि झुलसने और दम घुटने के कारण अस्पताल परिसर में चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बन गया। नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने आधिकारिक तौर पर अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, इस चीज की पुष्टि कर दी है, जबकि स्थानीय दावों के अनुसार ये आंकड़ा और अधिक हो सकता है। फिलहाल देखिए 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। घटना के बाद से ही अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं। इतने बड़े हादसे के बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के रवैये ने एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। घटना के तुरंत बाद स्वास्थ्य मंत्री पटना एयरपोर्ट से अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। जब एयरपोर्ट पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने इस घटना, हादसे और अस्पताल की लापरवाही को लेकर उनसे तीखे सवाल पूछे तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया के कैमरे के सामने सिर्फ अपने हाथ जोड़े और बिना एक शब्द बोले चुपचाप निकल गए और दिल्ली की फ्लाइट पकड़ ली। देखिए, संकट के समय में स्वास्थ्य मंत्री का ये मौन और संवेदनहीन व्यवहार अब जनता और विपक्ष के निशाने पर बना हुआ है। इस दर्दनाक हादसे की खबर मिलते ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने इस घटना को अत्यंत पीड़ादायक बताते हुए कहा कि ईश्वर जो सभी लोगों की जान गई है उनकी आत्मा को शांति दे, साथ ही परिजनों को इस कठिन समय में ज्यादा से ज्यादा संभलने की ईश्वर शक्ति दे। मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को तुरंत सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं और राहत कार्य में तेजी लाने को कड़ा कहा है। देखिए, इसके साथ ही सीएम सम्राट चौधरी ने पीड़ित परिवारों के लिए एक बड़ा मुआवजे का ऐलान करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मृतकों के जो भी अवलंग 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाए, यानी कि जिनकी मौत हो गई है इस भयानक हादसे में उनके परिवार को 4-4 लाख का मुआवजा दिया जाए। मुजफ्फरपुर के इस भीषण अग्निकांड पर सत्ताधारी दल और विपक्ष के कई नेताओं ने अपनी शोक संवेदनशीलताएं प्रकट की है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे बहुत ज्यादा दिल को दहला देने वाली खबर बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अस्पताल जैसे सुरक्षित जगह पर इस तरह का हादसा होना अत्यंत चिंताजनक है। संजय झा ने सभी पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनशीलता व्यक्त की है और भगवान से प्रार्थना की है कि वो उनके परिजनों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आशीर्वाद भगवान का बना रहे। साथ ही दिल्ली के मालवीय नगर के बाद मुजफ्फरनगर का अग्निकांड देश के भर अस्पतालों में फायर सेफ्टी और एक बड़ा सवालिया निशान यहाँ खड़ा होता है। एक तरफ जहाँ पीड़ित परिवार न्याय और अपनों की सलामती की भीख मांग रही है, वही जिम्मेदार अधिकारी और नेताओं की चुप्पी तंत्र की कीमतों को उजागर कर रही है। देखिए, जो बिहार में हादसा हुआ है, अब उसमें मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं उन्होंने कहा है कि हम सभी जो परिजन हैं, जो देखिए वहां पे जिनकी जान गई है इस हादसे में, जो घायल हुए हैं, उनको सभी को 4-4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, यानी मुआवजा उनको दिया जाएगा। लेकिन क्या मुआवजे से सिर्फ यहाँ चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी? क्योंकि देखिए दिल्ली में भी ये वारदात सामने आई है कि दिल्ली में भी जिस तरह से लोगों की जान गई, अब देखिए बिहार में भी यही चीज़ हुई है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं कि अस्पताल जैसी जगह पर जहाँ पे आपको हर कोने कोने में फायर ब्रिगेड की यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, आग को बुझाने को, आग को काबू पाने के लिए तमाम चीज़ें दिखेंगी, लेकिन उसके बावजूद
बिहार की जो स्थिति सामने आई है, बिहार में जो तस्वीर सामने आई है, बड़े अपने आप में सवालिया निशान खड़े करती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और ऐसे में देखिए बिहार के जो आईसीयू में आग लग गई है, बहुत ज़्यादा अपने आप में सवाल खड़े करता है। प्रशांत हॉस्पिटल अग्निकांड से देखिए बिहार पूरी तरह से दहला हुआ है, साथ ही सरकार पर विपक्ष का लगातार वार हो रहा है और लाजमी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीषण आग लगने के बावजूद देखिए अभी तक जो उनके स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी चुप्पी साध लेना अपने आप में बड़े सवाल यहाँ खड़े करता है, क्योंकि अगर मंत्री ही चुप्पी साध लेंगे तो न्याय की गुहार आखिर जनता किससे लगाएगी। देखिए बिहार में जिस तरह से देखिए आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो मरीज हैं, उनको पकड़ के नीचे लाया जा रहा है, उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े होते हैं और अस्पताल पर भी उतने ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप किसी की जान के साथ, किसी की सेफ्टी के साथ आखिर इस तरह से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। आईसीयू में जिस तरह से आग लग गई है उसमें 4 से 5 लोगों की मौत होने की पुष्टि की गई है, लेकिन यहाँ पे देखिए अनुमान लगाया जा रहा है कि सिर्फ 4 से 5 लोग नहीं, ज़्यादा लोगों की मरने की खबर भी अभी आ सकती है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब जम्मू कश्मीर से एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आपको बताएं, जहां इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने बेहद कड़ा और बड़ा फैसला ले लिया है। अमरनाथ यात्रा 2026 को पूरी तरह सुरक्षित और चाक चौबंद बनाने के लिए सरकार ने इसे देखिए इस बार हेलीकॉप्टर सेवाओं पर पूरी तरह रोक लगा दिया है। इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर पूरे यात्रा मार्ग को 9 प्लाइन देखिए जोन घोषित कर दिया है। आगामी 8 जून को खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग कर इस देखिए सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा 1 जून को जारी सरकारी आदेश के अनुसार इस साल अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं मिल सकेगी। दक्षिण कश्मीर के पारंपरिक पहलगाम मार्ग और आपको बताएं जिले के सभी मार्गों सहित पूरी तरह से हवाई क्षेत्र को 1 जुलाई से यात्रा के समापन तक 9 फ्लाईओवर। देखिए यहाँ पे इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रही है, बड़ी खबर ये सामने आई है कि मैक्स अस्पताल पहुंचे सीएम रेखा गुप्ता। देखिए सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता यहाँ अग्निकांड पीड़ितों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुकी है, उनकी जायजा लेने के लिए पहुंची है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख की सहायता राशि देने की यहाँ बात सरकार की तरफ से की गई है। घायलों को 5 लाख की सहायता दी जाएगी। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है। दिल्ली जो अग्निकांड हुआ है उसमें मैक्स अस्पताल में सीएम रेखा गुप्ता सभी से मिलने पहुंची हैं। साथ ही उनको अग्निकांड पीड़ितों से देखिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी के साथ सरकार खड़ी है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10 लाख की सहायता राशि देने की भी बात यहाँ की गई है। घायलों को 5 लाख की सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। बड़ी बात ये यहाँ पे सरकार की तरफ से की गई है, दिल्ली सरकार की तरफ से घोषणा की गई है, सभी घायलों को यहाँ पे राशि दी जाएगी। साथ ही मैक्स अस्पताल की ये बात की गई है। यहाँ पे तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता यहाँ मरीजों के साथ बातचीत करते हुए, डॉक्टरों के साथ उनका जायजा लेते हुए, उनकी सेहत के बारे में सवाल पूछते हुए आपको जरूर तस्वीरों में दिख रही होंगी। घायलों को देखिए 5 लाख की सहायता राशियां देने की वादा दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है, उनके परिवार वालों के साथ दिल्ली सरकार यहाँ कदम कदम पर खड़ी है, ये रेखा गुप्ता का कहना है। मैक्स अस्पताल में दिल्ली रेखा गुप्ता यहाँ पे पहुंची है। साथ ही देखिए तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जहाँ पे रेखा गुप्ता यहाँ डॉक्टरों से मिलने पहुंची हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे जो घायल हैं उनसे मिलने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हैं, डॉक्टरों से सलाह ले रही हैं, डॉक्टरों से उनकी देखिए यहाँ पे घायल हैं उन मरीजों की यहाँ पे जायजा ले रही हैं। साथ ही ये पूछ रही हैं कि आखिर किसी को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा है। डॉक्टरों से सलाह लेते हुए, डॉक्टरों से बात करते हुए आपको दिल्ली की रेखा गुप्ता साफ तौर से दिख रही होंगी। मृतकों के परिजनों को 10 लाख की सहायता राशि देने की यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से मांग की गई है। घायलों को 5 लाख की सहायता राशि दिल्ली सरकार यहाँ पे देगी। पीड़ित परिवारों को देखिए 4 लाख की सहायता
आपको बताएं कि मैक्स अस्पताल में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं, साथ ही वो उन सभी घायलों से मिल रही हैं जो इस अग्निकांड में क्षतिग्रस्त हुए हैं। मृतकों के परिजनों को 10 लाख की सहायता राशि यहां दिल्ली सरकार देने जा रही है। देखिए, बड़ी वादा ये दिल्ली सरकार की तरफ से सभी मरीजों को किया गया है। साथ ही चलिए खबरों में अपनी बाकी बढ़ती हैं। प्रशासन का कहना है कि किसी भी प्रकार की देखिए हवाई गतिविधि को रोकने और यात्रा मार्गों को अचूक निगरानी के लिए एक कड़ा फैसला लिया गया है। उपरा देखिए यहाँ पे बताएं, मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के साथ कई दौर की बैठकों के बाद सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए कदम उठाया गया है। बाबा आपको बताएं, भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस बार सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात किया जाएगा। यानी कि आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी अमरनाथ में इस बार दर्शन करने बाबा के पहुंचेगा वो पूरी तरह से सुरक्षित होगा। किसी भी तरह की उसके सिक्योरिटी के साथ कोई भी चूक यहाँ सरकार नहीं होने देगी। यात्रा मार्ग पर देखिए मल्टी लेयर्ड सुरक्षा चक्र तैयार किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के साथ साथ आसमान से होने वाली खतरों से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया जाएगा। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पीआरटी और बम निरोधक दस्तावेज भी पूरी तरह से वहां सक्रिय रहेंगे। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील रास्तों का कड़ा सुरक्षा देखिए यहाँ पे सभी तरह से यहाँ पे जायजा लिया जाएगा। पर्याप्त मात्रा में मेडिकल टीमों व एम्बुलेंस की पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ की जाएगी। इस वर्ष भी श्री अमरनाथ जी की पवित्र वर्ष यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन तक चलेगी। चूंकि इस बार हेलीकॉप्टर सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी, इसलिए भी अमरनाथ जी की जो SASB ने यात्रियों को केवल पंप देखिए यहाँ पे साधनों को उपयोग करने की सलाह दी है। साथ ही देखिए यहाँ पे अगर आप बाबा के दर्शन करने जाते हैं तो आपको किसी भी तरह की यहाँ समस्या नहीं होगी। साथ ही आपकी सुरक्षा का बहुत ज़्यादा लिहाज सरकार रखेगी, आपकी सेहत का यहाँ सरकार रखेगी पूरी तरह से ख्याल। साथ ही श्रद्धालुओं को अब पैदल या घोड़े या पालकी के माध्यम से बाबा के दर्शन के लिए जाना होगा। हालांकि इस फैसले से बुजुर्गों और बीमार यात्रियों के लिए एक थोड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, लेकिन प्रशासन का साफ कहना है कि देश की सुरक्षा और श्रद्धालुओं का जीवन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अमरनाथ यात्रा की कमान और तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जून को नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक अध्यक्षता भी करेंगे। इस हाई प्रोफाइल देखिए बैठक में जम्मू कश्मीर की साथ ही आपको बताए सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता मौजूद होंगे। इसमें ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी तरह की यहाँ पे कोई भी जनहानि ना हो। साथ ही आपको बताएं कि यहाँ पे देखिए आप अगर अमरनाथ की यात्रा के लिए काफिलों की सुरक्षा पर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सरकार नज़र रख रही है। एजेंसियों के बीच खुफिया सूचनाओं के देखिए यहाँ पे किसी भी तरह की आपकी सुरक्षा के साथ सरकार चूक नहीं होने देगी। अगर आप अब की बार प्लान कर रही हैं कि आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप अमरनाथ यात्रा घूमने जा रही हैं तो आप बिल्कुल जाइए, क्योंकि आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेहत के लिए सरकार वहां खड़ी है। साथ ही देखिए हेलीकॉप्टर की जो सेवाएं हैं अब वो समाप्त हो गई हैं। आप खच्चर से, आप इस तरह की चीज़ों से तमाम से आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर की सुविधा अब आपके लिए वहाँ खत्म हो गई है। देखिए पैदल आप जा सकते हैं, पालकी से आप होकर दर्शन कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से अब आप वहाँ दर्शन नहीं कर पाएंगे। उसकी जो सेवाएं हैं वो आपके लिए समाप्त हो गई हैं। साथ ही आपको बताएं कि सरकार पूरी तरह से यहाँ कोशिश कर रही है कि अमरनाथ यात्रा जब शुरू हो, अमरनाथ यात्रा के लिए आप जब जाएं आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं राजस्थान की ओर। जयपुर के रामगंज क्षेत्र में अवैध निर्माण और प्रशासनिक मुस्तैदी से एक देखिए जुड़ी एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक अवैध रूप से बनाई गई 6 मंजिला इमारत जो पिछले कुछ दिनों से एक तरफ झुकी गई थी, उसे नगर निगम ने पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है। बिल्डिंग गिरते ही पूरे इलाके में जोरदार धमाका हुआ है और धूल का गुब्बार उठ गया है। हालांकि प्रशासन की सूझबूझ के कारण एक बड़ा हादसा होते भी टल गया। साथ ही देखिए यहाँ पे ये भी है कि अगर देखिए जो इमारत थी वो
एक तरफ को झुक रही थी। अगर ऐसे में प्रशासन उसको अभी नहीं गिराता तो आने वाले समय में वो खुद गिर जाती और उससे कितनी ज्यादा जनहानि होने की संभावना बढ़ती नजर आ रही थी। जयपुर के रामगंज क्षेत्र के चित्ता, देखिए यहाँ पे चित्ता वालों का मोहल्ला में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर निगम ने एक खतरनाक रूप से झुकी हुई 6 मंजिला बिल्डिंग को गिरा दिया। गुरुवार सुबह ठीक 10:18 जैसे ही इस विशाल इमारत को ढाया गया वैसे ही पूरा इलाका एक जोरदार धमाके की गूंज से उठा। साथ ही बिल्डिंग के मलबे के नीचे गिरते ही चारों तरफ धूल की जो देखिए आंधी सी छा गई। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक इस पूरी कार्रवाई को बेहद सावधानी और तकनीकी विशेषज्ञों की सीधी देखिए निगरानी में रखा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ ही आपको बताएं आसपास की अन्य इमारतों को कोई नुकसान ना हो इसका भी विशेष ध्यान यहाँ नगर निगम की टीम ने रखा था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो मंजिल को ढाया जा रहा है। इस संवेदनशील कार्रवाई को देखिए करने के लिए पहले जयपुर प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए बिल्डिंग की ओर से जाने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर रखा था। साथ ही पूरी तरह से वह बंद कर दिया गया था आना जाना लोगों का। साथ ही लोगों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई थी। एहतियातन के तौर पर आसपास के 10 से 15 मकानों को पहले से ही खाली करा दिया गया था। साथ ही वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करा भी दिया गया था। इसके साथ ही हादसे की आशंका को देखते हुए पूरे इलाके में बिजली बंद कर दी गई थी, यानी बिजली काट दी गई थी। मौके पर रामगंज छानने की भारी पुलिस बल फोर्स भी तैनात थी। ये विवादित 6 मंजिला इमारत सभी तरह से घिरी हुई थी। अब ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है कि आप पहले से ही एहतियात बरतने के तौर पर आप वहां पे एक्शन ले। दरअसल कुछ समय पहले इस बिल्डिंग में निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन लापरवाही के कारण निर्माण के दौरान ही इस कुछ मुख्य पिलर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पिलर कमजोर होने की वजह से ये गत 9 मई को ये पूरी इमारत अचानक एक और झुक गई, जिससे आसपास के निवासियों में डर का माहौल बन गया। लाजमी सी बात है, अगर आपके घर पर परिवार देखिए आपके घर के बाहर भी अगर कोई ऐसी बिल्डिंग होगी जो 6 मंजिला 7 मंजिला है और अगर वो एक तरफ के लिए ढह जाएगी तो आपका जो डर है ये बहुत ज़्यादा होना लाजमी है। साथ ही आपको बताएं सूचना मिलते ही नगर निगम टीम ने कार्रवाई करते हुए उसी दिन बिल्डिंग को सील और खाली करवा भी लिया। बाद में साथ ही आपको बताया स्पेशलिस्ट की जांच में जब भवन को पूरी तरह से आपको बताया सुरक्षित पाया गया या फिर असुरक्षित पाया गया तब इसे गिराने का अंतिम निर्णय लिया गया। इस पूरे मामले पर प्रशासनिक पक्ष रखते हुए नगर निगम किशन पॉल जोन के उपायुक्त विजेंद्र सिंह ने बताया कि ये 6 मंजिला बिल्डिंग पूरी तरह से गैर कानूनी थी। इसके निर्माण के लिए नगर निगम से किसी भी प्रकार की कोई भी आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई थी, यानी परमिशन बिल्कुल नहीं ली गई थी। घनी आबादी वाले क्षेत्र में बिना तकनीकी मानकों के इतनी ऊंची इमारत खड़ी कर दी गई है, ये अपने आप में गैर कानूनी है, जिससे सैकड़ों लोगों की जान जाने का खतरा यहाँ बन जाता है। 9 मई को दरार आने के बाद से ही नगर निगम इस पर नजर बनाए हुए थे। साथ ही कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से यहाँ करी जा रही थी। अवैध ढांचे को ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो मंजिल है आपको एक तरफ लुढ़कती हुई नजर आ रही होगी। अगर देखिए आज इस बिल्डिंग को नहीं गिराया जाता तो समय रहते देखिए आज ये बिल्डिंग गिराई गई है, लेकिन आने वाले समय में अगर ये खुद गिरती तो आसपास के लोगों को वहाँ दबने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखिए उनको नुकसान पहुँचता। साथ ही साथ वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं जो निवासी हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ जाती। समय रहते नगर निगम और जयपुर पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई ने एक बेहद भयानक हादसे को टाल दिया है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। प्रशासन की इस मुस्तैदी की अब हर तरफ सराहना की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो मंजर है ये बिल्डिंग गिरने के बाद प्रशासन की मुस्तैदी ने बड़ा हादसा होते होते जयपुर राजस्थान में टाल दिया है। अवैध निर्माण पर देखिए नगर निगम की जो ये टीम की कार्यवाही है वो बहुत सही से देखिए यहाँ पे हुई है। साथ ही जयपुर में जो 6 मंजिला इमारत थी वो एक तरफ से लुढ़की हुई थी। अब ऐसे में देखिए नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की और समय रहते वहाँ लोगों की जान जाने से बचा ली। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के झुलसती गर्मी से राहत देने वाली इस वक्त की देखिए सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है दक्षिण भारत से। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के मुताबिक
लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मॉनसून ने केरल में अपनी धमाकेदार एंट्री कर दी है। मॉनसून की इस दस्तक ने जहां दक्षिण भारत में जश्न का माहौल है, वहीं उत्तर और मध्य भारत के करोड़ों लोग अब टकटकी लगाए बैठे हैं कि उनके राज्यों में बादलों का ये जो पूरा अंबार है कब छाएगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून आज शाम केरल के तटों को पार करते हुए देश के भीतर प्रवेश कर जाएगा। प्रवेश करने के बाद देखिए बहुत संभावना हो जाती है कि वहां पे मॉनसून हो। इसके आगमन के लिए आपको बताएं पूरी तरह से अनुकूल बनाई हुई है। हालांकि इस बार मॉनसून ने अपनी शुरुआती अनुमानों से देखिए छोड़ा छिका हुआ है। पहले देखिए आपको बताएं, पहले इसके 26 मई को ही केरल पहुंचने की उम्मीद थी कि मॉनसून पहले ही पहुंच जाएगा, लेकिन वो थोड़ा देर हो गया। लेकिन इसी लिहाज से ये अपने तय समय से करीब 9 दिन लेट हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भले ही शुरुआत थोड़ी धीमी रही हो, लेकिन अब ये मॉनसूनी हवाएं तेजी पकड़ती नजर आएंगी और अगले 1.5 महीने के भीतर पूरे देश को अपनी आक्रोश में ले लेंगी। साथ ही पूरे देश में यानी कि मानसून का जो सीजन है वो चल जाएगा। केरल में मानसून की शुरुआत होने के बाद अब देश का सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर भारत में मानसून आखिर कब होगा या फिर उत्तर भारत में मानसून कब पहुंचेगा। मौसम विभाग से मिली ताजा जानकारी के अनुसार मानसूनी सिस्टम धीरे धीरे देखिए यहाँ पे आता नजर आएगा। आमतौर पर ये सिस्टम केरल से अपनी यात्रा शुरू करता है और पश्चिमी तटों व मध्यम भारत से गुजरते हुए जून के अंत तक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दाखिल कर जाता है। इस बार भी मौसम विभाग का यही अनुमान है कि जून के तीसरे और चौथे हफ्ते से उत्तर भारत के राज्यों में मानसूनी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे लोगों के भीषण गर्मी से राहत होती हुई भी संभव हो जाएगा। भले ही देखिए मुख्य मानसून को उत्तर भारत पहुंचने में अभी कुछ हफ्तों का समय लगेगा, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में प्री मानसून होने की संभावना पहले से जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों के आसमान में सीबी क्लाउड्स पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विज्ञान के अनुसार इन बादलों को पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि तेज आंधी, कड़कती बिजली और भीषण गरज चमक के वाले तूफानी इन्हीं बादलों की वजह से बारिश आती है। साथ ही इनके प्रभाव से इन राज्यों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब यहाँ आंधियां चलेंगी। देखिए वैसा देखा जा रहा है कि जो मानसून अब आने वाला है उसमें जो उत्तर भारत के लोग हैं जिनको गर्मी इस हो रही है, उस मानसून से अब राहत होती नजर आएगी। साथ ही आपको बताएं 24 राज्यों में बारिश का आंधी अलर्ट जारी किया गया है। देखने वाली बात होगी केरल में जो मानसून है उसने दस्तक दे दी है कि उत्तर भारत में ये मानसून कब तक प्रवेश करता है, उत्तर भारत के जो लोग हैं उनको कब इस भीषण गर्मी से राहत मिलती नजर आती है। केरल में आज से मानसून चल जाएगा। देखने वाली बात होगी कि उत्तर भारत से यानी हमारा जो इलाका है नोएडा, दिल्ली, एनसीआर या फिर राजस्थान जो इलाका है उसमें कब से राहत मिलती जनता को नजर आएगी। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजनीति की। उत्तर प्रदेश की सियासत से देखिए जो खबर चौंकाने वाली आई है वो ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव हैं वो पहले होने की संभावना है। देखिए राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या यूपी में तय समय से पहले यानी इसी साल नवंबर-दिसंबर में ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़े और अचानक लिए गए फैसलों ने इस चर्चाओं को हवा दे दी है। दरअसल मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी कैबिनेट को अचानक चुनावी मोड में उतारते हुए 60 प्रभारी मंत्रियों के जिलों में बड़ा फेरबदल कर दिया है। इसे विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक सीएम योगी का आपको बताएं इलेक्शन बटन दबा मान रही हैं। यूपी के सियासी गलियारों में ये चर्चा आम हो गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। उनके ताबड़तोड़ दौरे, विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लगातार हो रहे जनसभाओं ने साफ कर दिया है कि पर्दे के पीछे किसी बड़ी राजनीतिक चल रही है। साथ ही कुछ बड़ा राजनीतिक जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। इसी क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री ने एक बड़ा कदम उठाते हुए नवयुक्त मंत्रियों सहित कुल 60 प्रभारी मंत्रियों के जिलों में फेरबदल कर दिया है। मुख्यमंत्री का अपनी कैबिनेट को यह स्पष्ट और कड़ा संदेश है कि यदि चुनाव समय से पहले होते हैं तो तैयारियों में कोई असर नहीं करना चाहिए। साथ ही इस
फेरबदल का मुख्य उद्देश्य जिलों में चल रही कल्याणकारी योजनाओं को गति देना है और जनता की समस्याओं को मौके पर सुनकर उधर ही उसका निपटारा करना है। इस नए प्रशासनिक राजनीतिक फेरबदल में सरकार के सीनियर मंत्रियों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है। शीर्ष नेतृत्व को इस प्रभाव से दूर रखते हुए वरिष्ठ मंत्रियों को दो महत्वपूर्ण जिलों की कमान सौंपी गई है ताकि वह वहां सियासी और जातीय समीकरणों को पूरी तरह से तय लगा सके। साथ ही आपको बताएं, इटावा और हाथरस जिलों में सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारेगी। साथ ही आपको बताएं, लक्ष्मी नारायण चौधरी जो हैं अलीगढ़ और फिरोजाबाद जैसे अहम जिलों की कमान संभालेगी। जयपुर आपको बताएं, जयवीर सिंह और धर्मपाल सिंह, जयवीर सिंह को झांसी, फर्रुखाबाद और धर्मपाल सिंह को गाजियाबाद रामपुर की जिम्मेदारी दी गई है। नंदगोपाल गुप्ता नंदी व अन्य नंदी को आपको बताएं मिर्जापुर व चित्रकूट, अनिल राजभर को आजमगढ़, सिद्धार्थनगर और राकेश साजन को रायबरेली व कन्नौज जैसे वीआईपी राजनीतिक गढ़ों का जिम्मा सौंप दिया है। साथ ही उनको उनकी जो पूरी कमान दे दी है। अब सवाल ये उठता है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ये कार्यकाल नहीं दिखे 2027 तक, जो नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं चुनाव, ये बहुत ज़्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं। या सवाल उठ रहा है कि जो 2027 में आगामी विधानसभा चुनाव थे, क्या अब वो इसी साल निपट जाएंगे? देखिए, इसके पीछे दो बेहद अहम तकनीकी और आपको बताएं कारण माने जा रहे हैं। पहला सबसे बड़ा कारण ये है कि जनगणना जो फरवरी 2027 में शुरू होने वाली है, ऐसे में लाखों सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना में लगेगी, जिससे चुनाव करने के लिए जरूरी मैन पावर या कर्मचारियों को देखिए यहाँ पे भारी कमी हो जाएगी। दूसरा कारण चुनाव आयोग का नियम है, जिसके तहत आयोग को अधिकार है कि वह सरकार का कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने पहले भी चुनाव करा सकते हैं। इसके लिए किसी के भी लिए देखिए अनुमति लेने की उनको कतई आवश्यकता नहीं है। वजह है साल के अंत में ही चुनाव कराने की अटकलें तेज है। इस पूरे देखिए जो कयास लगाए जा रहे हैं, ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इसी साल विधानसभा चुनाव यूपी में होने वाले हैं। जिला प्रशासन और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बैठाने के सोची समझी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि तुरंत अपने अपने प्रभाव वाले जिलों का दौरा करें, जमीनी हकीकत अपने ओर करें, साथ ही विकास कार्यों की पूरी तरह से जायजा लें, साथ ही उनके डिटेल लें कि आखिर किस जो जिला है किसको कितनी ज़्यादा समस्या वहाँ हो रही है। साथ ही देखिए उत्तर प्रदेश में जातिवाद भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जाति के लिहाज से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जाति के लिए भी वोट मिलती हैं। तो ऐसे में जिस जाति के लिए जिससे प्रदेश से जो जिले से नेता खड़े हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ लोकसभा देखिए माफ़ कीजिएगा विधानसभा चुनावों में हो जाता है। देखिए कुल मिलाकर देश देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भले ही आधिकारिक रूप से चुनावों को ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस मास्टर स्ट्रोक ने पूरे राजनीति में हलचल मचा दी है। अब देखना होगा कि समय से पहले चुनाव होने की इन अटकलों पर चुनाव आयोग का मोहर लगाता है और सत्ता पक्ष की ये तैयारियां विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनकर उभरती हैं, ये वक्त बताएगा। देखने वाली बात होगी कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में आखिर वो कब होते हैं और कब शंखनाद उत्तर प्रदेश में चुनावों का होता है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे TV7 भारत। नमस्कार।